बढ़ते हैं अगली सेक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही चहीता सेक्शन है और कई जगह पे इसको रेफर किया जाता है। सेक्शन 164, सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब सी बात है, डायरेक्टर के चैप्टर में आप पाओगे कि ये जो सेक्शन है ये मल्टीपल जगह पे इसका रेफरेंस दिया जाता है कि भाई साहब इसको फॉलो होना जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग होना जरूरी है, तभी अपॉइंटमेंट आपकी वैलिड अपॉइंटमेंट मानी जाती है। तो बेसिकली क्या है सेक्शन, तो इस सेक्शन ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बताई है। देखो क्वालिफिकेशन नहीं बता सकता कोई, क्यों? क्योंकि डायरेक्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है। डायरेक्टर कोई भी इंसान हो सकता है, बस दो ही कंडीशन होती है कि भैया वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसके पास डिन होना चाहिए, जो कि आपको पता है कि अगर वो कॉम्पिटेंट है, मतलब माइनर वगैरह नहीं है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रूल होता है, अगर वो फुलफिल करता है, अलॉन्ग विद दैट अगर उसके पास डिन है, तो वो आपका डायरेक्टर बन सकता है। दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज पर सेक्शन 164। लेकिन 164 जो है वो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन की भैया ये जो चीजें होंगी, अगर ये है किसी व्यक्ति के अंदर तो वो बंदा डिस्क्वालिफाइड है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, जिसकी बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 164। तो वन बाय वन देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन आपको वो एज अ सीक्वेंस मैनर में आपको पता होना चाहिए कि भैया ये चीजें अगर पाई जाएंगी, क्योंकि आप केस स्टडी के अंदर देखोगे या आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा जाता है कि कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो कि डिस्क्वालीफाई करती है किसी भी पर्सन को टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नो डाउट। चलिए सर देखते हैं क्या है सेक्शन। कह रहा है सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंटेन द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डायरेक्टर। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ ही सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द अदर स्पेसिफाइड disqualification. As such, the law does not specify any professional or educational qualifications of a director or requires him to hold requisite number of qualification shares, except that as a general rule, any person desiring to become a director should be what? Competent to contract, and दूसरा क्या होना चाहिए? Should have been allotted a director identification number, that is DIN. तो ये दो चीज होनी चाहिए भैया, यही दो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है वो सारी क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है। तो देखो जी सबसेक्शन 1 जो है वो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। नंबर 1 इज वेरी नेचुरल, कि बंदा जो है हमारा वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब कि अगर अनसाउंड माइंड है तो वो हमारा डायरेक्टर नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। अगर इंसॉल्वेंसी के लिए उसको एडजुडिकेट किया गया और उसकी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है तो वो व्यक्ति भी हमारा डायरेक्टर नहीं बन सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। मतलब किसी भी टाइप का ऑफेंस हो भाई साहब, मॉरल टर्पिट्यूड का हो या कोई और हो, एंड सेंटेंस टू बी इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months। मतलब कि भाई साहब कोई अपराध किया है और उसको 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए जेल भी हुई है। 6 महीने से कम की होगी फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने उससे ज्यादा के लिए जेल भी हुई है, तो उस सूरत में वो बंदा जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। कब तक नहीं बन सकता? जब ऐसा सेंटेंस किया गया, मतलब जब उसको जेल भेजा गया उसके 5 साल तक। 5 साल एक्सपायर हो गए हैं तो उसके बाद वो डायरेक्टर बन जाएगा। एंड पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट बीन elapsed। मतलब कि ये घटना घटित हुए 5 साल अभी नहीं हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या हुआ कि इस दिन ये अपराधी घोषित हुआ, इसने 6 महीने से ज्यादा की जेल काट ली है, और जब उसका वो पीरियड खत्म हुआ उसके 5 साल नहीं बीते हैं। तो 5 साल एक बार बीत जाएंगे तो उसके बाद वो फिर से डायरेक्टर बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 5 साल नहीं बीते होंगे तो वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। साथ ही में एक चीज ध्यान देना कि इसमें बताया गया कि मिनिमम पीरियड कितना है? 6 months का। लेकिन अगर किसी को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल हो चुकी है, मतलब कि उसने कोई भी अपराध किया और उसमें उसको जेल की सजा सुनाई गई 7 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो वो बंदा कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके 7 साल के अपराध पूरे हो गए तो उसके बाद 5 साल बीत जाएंगे और उसके बाद वो बंदा डायरेक्टर बन जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अगर उसको 7 साल या उससे ज्यादा की जेल हुई है तो नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है सर, अगर किसी को 7 साल की कंटिन्यूस जेल हो गई है तो। ओके नाउ, और क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब कि एक ऑर्डर निकल गया है कि भाई साहब इस बंदे को आप अपॉइंट नहीं करोगे एज अ डायरेक्टर। किसने निकाला है? पास्ड बाय अ कोर्ट, ट्राइब्यूनल, और द ऑर्डर इज इन फोर्स। मतलब किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऐसा ऑर्डर निकाला हुआ है कि ये व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता है, और वो जो ऑर्डर निकाला है वो अभी भी एक्टिव है। वो अभी भी एक्टिव है। सपोज करो किसी ने एक ऑर्डर निकाला और कहा कि ये ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा फॉर 10 years, तो ऑब्वियस सी बात है फिर 10 years तक वो ऑर्डर वैलिड होगा, और इस 10 साल के दौरान वो व्यक्ति आपका डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर निकाला गया है किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा। नाउ ही हैज not paid any cause in respect of any shares of the company held by him। मतलब ये एक डायरेक्टर ऐसा है जिसके पास कंपनी के शेयर भी हैं। ये कंपनी है,
इस कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, उसने कंपनी के शेयर्स भी ले रखे हैं और उसने उसकी कॉल्स की पेमेंट नहीं करी, कितना गंदा बच्चा है। एंड 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of call, मतलब कि जो भी डेट हमने लिखी थी कि भैया इस डेट तक तुम्हें पेमेंट कर देनी है, उसको बीते हुए 6 महीने भी हो गए हैं। तो उस केस में वैसा व्यक्ति, ऐसा नालायक व्यक्ति जो है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। अच्छा जी, एक चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे दी गई कि इट इज अमटेरियल, मतलब कि ये हमारा मायने नहीं रखता कि उसने वो शेयर्स खुद अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में खरीदा था या किसी के साथ मिलकर खरीदा हुआ था। इट डजंट मैटर, चाहे उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में खरीदा हो, चाहे उसने ज्वाइंटली शेयर्स परचेज किए हो। भाई साहब, अगर आपने कॉल्स पे नहीं करी है और 6 महीने बीत गए जो भी आपकी लास्ट डेट थी उसके बाद, तो उस केस में आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते किसी भी कंपनी के अंदर। नाउ जी, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे आगे डी, ई और जी का रेफरेंस दिया जाएगा। डी कौन सी वाली बात थी जिसमें आपको कहा गया कि आपको जेल हुई है। ई कौन सी वाली बात थी जिसमें एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जो कि अभी तक फोर्स में है किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, जो कि आपको अपॉइंटमेंट से मना करता है। और जी किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब आपने सेक्शन 188 जो है, किसका है ये सेक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, इसके अंदर आप दोषी पाए गए हो। मतलब कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कुछ कंडीशंस बताई गई, कुछ चीजें बताई गई हैं जिसको आपको नहीं करना होता, और अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली एज पर सेक्शन 188 आप कन्विक्टेड पर्सन होते हो। तो अगर आपने ऐसा कोई भी अपराध किया था जो वायलेशन था सेक्शन 188 के द्वारा और आप उसमें दोषी पाए गए थे, तो उस केस में भी आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। कब तक, जब तक कि 5 साल पूरे नहीं हो जाते। मतलब कि आज के डेट पर अगर आप अपॉइंट किया जा रहा है तो आपका देखा जाएगा कि पिछले 5 साल में सेक्शन 188 की वायलेशन का धब्बा तो नहीं है। अगर 5 साल बीत गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पिछले 5 साल में ऐसा धब्बा पाया जाएगा तो आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ डायरेक्टर। ठीक है सर। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 की बात होती है, जिसके अंदर कहा जाता है डिन की बात कि वो होना जरूरी है। अगर डिन नहीं है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ही हैज नॉट कंप्लाइड with section 152 subsection 3 which requires a director to have din, तो डायरेक्टर के पास दिन होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस केस में भी आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। he has not been complied with the provision of section 165(1). 165(1) क्या है सर, अगला ही सेक्शन है जो हम पढ़ेंगे। इस सेक्शन के बाद जो आपको अगला पार्ट मिलेगा 165(1) का मिलेगा, जिसके अंदर बात होती है कि भाई साहब आप, मतलब एक भी व्यक्ति जो है वो 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं बन सकता, जिसमें से कि 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप उसको वायलेट कर रहे हो, मतलब उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। सपोज करो कोई ऑलरेडी 20 कंपनी में डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है क्या वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है? किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है क्या? कतई नहीं, क्योंकि 20 की उसकी जो लिमिट है वो पूरी हो रखी है और 21वें कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है सर। नाउ सबसेक्शन 2, ये सबसेक्शन 1 की बातें थी। अब सबसेक्शन 2 जो है वो मर्ज करता है किसी भी पर्सन को अलोंग विद द कंपनी इन विच दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर। मतलब कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164 प्रिस्क्राइब डिस्क्वालिफिकेशंस व्हिच गेट अटैच्ड टू अ पर्सन इफ ही इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज कमिटेड डिफॉल्ट एज अंडर। मतलब या तो उसने डिफॉल्ट किया है या फिर जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है उस कंपनी ने डिफॉल्ट किया, तो बात एक ही हो गई। उस केस में भी वो बंदा डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाता है। कैसे डिस्क्वालिफिकेशन? कि सपोज करो किसी कंपनी में वो डायरेक्टर था और उस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जो होती है आपकी सेक्शन 137 और सेक्शन 92 वाली, वो कॉन्टिन्यूअस 3 साल तक उसकी फाइलिंग नहीं करी है। तो भाई साहब गंदे हैं। तो जिस कंपनी में डायरेक्टर था वो कंपनी ऐसी निकली जिसने 3 साल तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी लगातार। तो ऐसा जो डायरेक्टर हो जिस कंपनी में हो, उस कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो इसको किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनाना चाहिए। इसलिए ऐसे डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और हिज कंपनी हैज फेल्ड टू रिपे द डिपॉजिट। मतलब इस ऐसी कंपनी में डायरेक्टर था जिस कंपनी ने डिपॉजिट लिया और उसको रिपेमेंट नहीं करी, और पे इट्स इंटरेस्ट दे और ऑन, मतलब कि उस डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट देना था वो भी नहीं दिया, और टू रिडीम एनी डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम करने की ड्यू डेट आ गई थी लेकिन रिडेम्पशन नहीं किया और उसका भी इंटरेस्ट नहीं दिया, और पे एनी डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी, एंड सच फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर। मतलब कि इस टाइप का फेलियर हुआ है, चाहे डिपॉजिट की रिपेमेंट में हो, चाहे डिवेंचर की रिडेम्पशन में हो, चाहे इंटरेस्ट देने में हो, चाहे डिविडेंड देने में हो, और इस टाइप का फेलियर जो है वो लगातार बना रहा कितने दिन तक? 1 साल या उससे ज्यादा समय तक। तो उस केस में भी वो व्यक्ति जो है वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हैं दोनों चीजों को? कि सपोज करो मिस्टर ए जो है वो ऑलरेडी एक कंपनी के डायरेक्टर थे और ये जो कंपनी है इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया 3 साल तक, तो मिस्टर ए बेचारे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। गलती कंपनी की है लेकिन ए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। क्यों? कि मिस्टर ए जो है वो इस कंपनी के एक एक्टिव डायरेक्टर है। साथ ही में इस कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया, उसकी रिपेमेंट नहीं करी, इंटरेस्ट की रिपेमेंट नहीं करी, डिवेंचर रिडीम करना था, रिडीम नहीं किया, उसकी भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था, उसका भी डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कंपनी डिफॉल्ट कर रही है लेकिन बेचारे मिस्टर ए जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे।
ठीक है सर। इन both the above cases of default, the director concerned shall not be eligible to be reappointed as a director of such defaulting company। मतलब कि इस सूरत में जो डायरेक्टर है बेचारा, ये इस कंपनी में भी दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। जिस कंपनी में वो ऑलरेडी डायरेक्टर है उसमें भी जब अगली बार रीअपॉइंटमेंट की बारी आएगी तो इस डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। और अपॉइंटेड इन सम अदर कंपनी, और किसी और कंपनी में अपॉइंट होने का सवाल तो उठता ही नहीं है। तो मिस्टर ए बेचारे इसमें भी दोबारा रीअपॉइंट नहीं होंगे इस सूरत में, अगर ये दोनों कंडीशन चल रही है तो। और किसी तीसरी कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में तो अपॉइंट होने का सवाल ही नहीं उठता। फॉर पीरियड ऑफ व्हाट 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी हैज कमिटेड डिफॉल्ट। कब तक? तो वही 5 साल वाली आपकी कूलिंग पीरियड, एक तरीके से कि 5 साल में आपके पाप धुल जाते हैं तो 5 साल तक आपको बैन कर दिया जाएगा इस टाइप की रीअपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट से। Now, however, in case a person is appointed as a director of a company which has committed default as per clause A or clause B above, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब मिस्टर ए को एक कंपनी में अपॉइंट किया गया और उस कंपनी ने ये डिफॉल्ट किया है, तो मिस्टर ए को अभी ताजा ताजा अपॉइंट किया गया, तो इसको कहा जा रहा है कि बेटा तुम्हें 6 महीने दे रहे हैं, 6 महीने में डिफॉल्ट सुधार लो तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर 6 महीने तुम्हारे हुए गए, मतलब इस कंपनी में अपॉइंट हुए, तुम्हारे 6 महीने भी बीत गए और तब भी तुम इसकी जितनी भी नॉन कंप्लायंस थी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो तुम भी फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। लेकिन तुम्हें 6 महीने की मुहलत दी जाएगी, क्योंकि तुम ताजे ताजे अपॉइंट किए गए इस कंपनी के अंदर, तो 6 महीने लो और 6 महीने के अंदर चीजों को ठीक कर दो। अगर कर देते तो अच्छी बात है, अदरवाइज तुम भी डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर की लिस्ट में आ जाओगे ना। एग्जाम्पशन की बात करते हैं तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 जो था, सबसेक्शन 2 जिसके अंदर हम ये कंपनी की फाइलिंग की बात कर रहे थे, जो दो कंडीशन थे क्लॉज ए और क्लॉज बी वाले, उसकी बात की जा रही है। इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइडेड, अगेन वही चीज आएगी कि भैया उन्होंने डिफॉल्ट ना कराओ फाइलिंग के अंदर। कौन सी फाइलिंग? सेक्शन 137 और सेक्शन 92 की, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं। तो अगर आपने इनमें डिफॉल्ट नहीं किया है तो ये जो कंडीशन है, मतलब ये जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 2, वो गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता ना। एडिशनल क्वालिफिकेशंस बाय प्राइवेट कंपनी, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ध्यान देना, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बात कर रहा है क्वालिफिकेशंस की। मतलब क्या हुआ कि भैया ये सिर्फ पावर दी गई है किसको? प्राइवेट कंपनी को, कि ऑल्दो तो इन जनरल बता दिया गया कि भाई साहब सेक्शन 164 जो है वो क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। लेकिन जो हमारा 164 का सबसेक्शन नंबर 3 है वो कहता है कि भैया एडिशनल क्वालिफिकेशन की पावर है किसके पास? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के पास। मतलब कि प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो अपने आर्टिकल में मेंशन कर सकती है कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर वही बनेगा जो ग्रेजुएट होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, या जिसके पास हमारी कंपनी के 10% शेयर होंगे, जिसके पास हमारी कंपनी के 20% शेयर होंगे, जिस व्यक्ति ने सीए कर रखी होगी। इस टाइप की कोई भी चीज वो आर्टिकल में अपने प्रोवाइड कर सकता है, उसको इसकी पावर है। लेकिन किसको है? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी को, ना ही पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 सबसेक्शन नंबर 3, अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ध्यान देना, पब्लिक कंपनी भी नहीं और पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडियरी भी है तो उसके पास ही पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी पूर्णतः प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। इज परमिटेड टू प्रोवाइड फॉर एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरीके से एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन जो कि प्रोवाइड कर सकती है टू इट्स आर्टिकल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर बिसाइड्स दो स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 and 2। 1 और 2 की जो बात हो गई वो तो हो गई, उसके अलावा एडिशनल चीज दी जा रही है क्या? Thus, it may specify certain qualifications like a graduate shall only be a director, ठीक है जी, और the prospective director should hold certain number of qualifications, shares, etc, ठीक है ना। तो इस टाइप की कोई भी कंडीशन जो होगी वो ये अपने आर्टिकल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ये पावर दी गई है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी को। ठीक है सर। नाउ in terms of proviso of section 164 subsection number 3, the disqualification referred to in clause D, याद करो clause D था जहां पे जेल की बात हो रही थी। clause E कौन सा था? जहां पे बात हो रही थी कि कोई ऑर्डर ना हो, स्टैंडिंग ऑर्डर ना हो किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल का कि भैया ये बंदा जो डिस्क्वालिफाइड है। और क्लॉज जी किसकी बात थी? सेक्शन 188 की बात थी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, जिसका मैंने आपको ध्यान दिया था कि इसकी बात आगे भी की जाएगी। तो ये 3 क्लॉज जो है सबसेक्शन 1 के शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ अपील और पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब कि भाई साहब ऑर्डर आ रखा है कोर्ट का, आप कह रहे हो जी मैंने तो अपील फाइल कर रखी है, मैंने तो पिटीशन फाइल कर रखी है, तो मैं डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता क्योंकि मेरी तो अभी अपील चल रही है, अभी तो केस चल रहा है, अभी तो उसकी सुनवाई चल रही है। ना ना ना, अगर आपने कोई अपील या पिटीशन फाइल कर रखी है स्टिल आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे तब तक जब तक कि आपके फेवर में फैसला नहीं आ जाता। अगर अपील का पीरियड चल रहा है तो भी वो डिस्क्वालिफाइड पीरियड ही माना जाएगा। ठीक है सर। चलिए ये एक और नोट था जो कि ध्यान रखने वाली बात है, केस स्टडी में इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं ना। डिस्क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 217 सबसेक्शन 6 क्लॉज 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है ये कि
सेक्शन 217 बेसिकली किसकी बात करता है? तो सेक्शन 217 जो है वो बात करता है कंपनी विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि अगर कोई कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो वो जाती है अंडर सेक्शन 217। ठीक है सर। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस केस में जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ता है, मतलब ऑफिस छोड़ना पड़ता है भाई साहब जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो अगर कोई भी कंपनी का ऐसा डायरेक्टर है जिसने अपना ऑफिस छोड़ रखा है बिकॉज ऑफ सेक्शन 217, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा कि जिसने 217 के अकॉर्डिंग, सपोज करो कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अब इसका डायरेक्टर है ए, इसको ऑफिस वैकेट करना पड़ा, मतलब एबीसी लिमिटेड को वैकेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एबीसी लिमिटेड जो था उसके अंदर सेक्शन 217 वाली इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है ए जो है वो अगर किसी और कंपनी में बीसीडी लिमिटेड में भी अगर डायरेक्टर था तो इसको ये भी वैकेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन में है तो इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि ए जो है वो संदिग्ध व्यक्ति है, ये किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, संदिग्ध है जब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ऐसी सूरत में ए को सभी कंपनी से डायरेक्टरशिप से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। तो इसी की बात कर रहा है सेक्शन 217 रिलेट्स टू अ कंपनी व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन केस एनी डायरेक्टर ऑफ सच a company has been convicted of an offense under section 217, the director shall be deemed to have vacated his office on and from the date on which he is so convicted. On such vacation of office he shall be disqualified from holding an office in any company. ठीक है सर। तो उस केस में ये बंदा जो है वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा कि किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टरशिप ये होल्ड नहीं कर सकता, ऑफिस को होल्ड करके नहीं चलेगा। ठीक है सर। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 164। अगले में बात करेंगे सेक्शन नंबर 165 की, जो कि बात करता है कि एक बंदा कितनी डायरेक्टरशिप मैक्सिमम होल्ड कर सकता है और उसके साथ ही और रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन वहां पे आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।